नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लो टू हाई स्टडी पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो है हमने मेवाड़ तक की कहानी पढ़ ली थी। दोस्तों, आज जो है हम हुमायूं के एक बड़े बड़े युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, चौसा का युद्ध और बलग्राम का युद्ध, और उसका कुछ निष्कासित जीवन। जो जब कन्नौज या बलग्राम के युद्ध में हार जाता है, कन्नौज या बलग्राम के युद्ध में वो हार जाता है 1540 ईस्वी में। तो 15 साल तक वो निष्कासित जीवन रहता है, एक तरह से दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठता। 1555 में दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हुमायूं के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देखते हैं। दोस्तों, आगे का युद्ध है इसका चुनार का घेरा। ये क्या करता है, 1532 में एक चुनार का घेरा डाला था इसने, और एक 1537 में भी ये चुनार का घेरा डालेगा। 1532 में जो है इसने संधि कर ली थी, उसी की वजह से इसको 1537 में डालना पड़ा। यदि उस समय शेर खां को हरा देता और शेर खां की ताकत समाप्त कर देता तो शेर खां दोबारा से उठ नहीं पाता और इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन उस समय इसने संधि करना इसकी सबसे बड़ी भूल है। इतिहासकार कहते हैं जो हुमायूं ने जो है चुनार का घेरा 1532 में डाला था, और उसमें जो संधि कर ली उसने, सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी भूल उसकी यही थी, उसने संधि कर ली थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। पुनः चुनार का घेरा 1537 ईस्वी में पुनः हुमायूं ने चुनार के किले का घेरा डालता है, और शेर खां का पुत्र कुतुब खां, जो शेर खां का पुत्र था कुतुब खां, वही पुत्र जब 1532 में शेर खां ने जो है एक सैन्य टुकड़ी के साथ अपनी सेना को किसमें शामिल कर दिया था, हुमायूं की सेना में। एक सैन्य टुकड़ी को किसमें शामिल कर दिया था, हुमायूं की सेना में। वही पुत्र कुतुब खां है जो वो उस 1537 में जो है हुमायूं को जो है किले पर अधिकार नहीं करने देता है, लगभग 6 महीने तक अधिकार करने नहीं देता है। और आगे देखते हैं, इस बीच शेर खां बंगाल के विद्रोह को दबाने गया था। ये किला घिरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे शेर खां नहीं था उपस्थित। कौन था, कुतुब खां। शेर खां कहाँ गया था, बंगाल के विद्रोह को दबाने गया था। जब उसको वह बात पता लगती है तो वो वहाँ से निकलता है बंगाल के विद्रोह को दबाकर, और उधर से जब आ रहा होता है तो जब शेर खां को इस बात का पता चलता है तो वहाँ से चुनार के लिए रवाना होता है। और इधर हुमायूं को पता चलता है कि शेर खां की सेना बंगाल से चल चुकी है। तो हुमायूं की भी सेना उसकी सेना की ओर बढ़ती है। मतलब हुमायूं को युद्ध करना था शेरशाह से, और शेर खां को परास्त करना था। हुमायूं पूरे मकसद में आया था कि मैं चुनार के किले पर अधिकार कर लूंगा और शेर खां को बंदी बना लूंगा, उसके पुत्र कुतुब खां। लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि शेर खां तो किले में है ही नहीं, वो बंगाल के विद्रोह को दबाने गया है, तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, चुनार का किला तो हमारे अधीन हो जाएगा। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि शेर खां की एक बड़ी सेना जो है हमारी ओर अग्रसर हो आ रही है, तो वो उसके लिए हराने के लिए उसकी सेना की ओर बढ़ देता है। और जब ये दोनों सेना एक दूसरे के सामने आती हैं, वो कौन सी जगह थी, चौसा का मैदान, या कह सकते हैं हम कि गंगा नदी के किनारे एक जगह थी चौसा। उस जगह इन दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। चौसा का युद्ध जो है, दोस्तों आगे देखते हैं हम। चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को हुआ था। चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो हुमायूं और शेर खां के मध्य होता है। इस युद्ध में किसकी जीत हुई, इस युद्ध में शेर खां हुमायूं की सेना को पराजित कर देता है, और हुमायूं कर्मनाशा नदी के सहारे भिस्ती निजाम की मदद से हुमायूं भाग जाता है। होता क्या है, हुमायूं बुरी तरह से परास्त होने लगता है, तो हुमायूं एक भिस्ती निजाम होता है नाविक, उसकी सहायता से ये भाग जाता है कर्मनाशा नदी के सहारे। शेर खां जो है इसका आधा साम्राज्य छीन लेता है, जिसमें बिहार और कुछ हम कह सकते हैं कन्नौज से पहले का हिस्सा उसके अधीन हो जाता है शेर खां के। तो आगे का जो युद्ध होगा कन्नौज में होगा, और कन्नौज के युद्ध में जो है शेर खां जो है हुमायूं से पूरी दिल्ली सल्तनत छीन लेगा और उसको भागने पर मजबूर कर देगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी शेर खां ने, तो कौन सी की थी, शेरशाह की उपाधि। ठीक है, याद रखना, शेर खां ने जो है 3 उपाधियां धारण की थी शेर खां की। इसका नाम फरीद था, जो मूल नाम था इसका वो फरीद था। और शेर खां इसको एक उनके राजा ने इनको जो है शेर खां की उपाधि दी थी, और इसने हजरत आला और शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नोट, मैंने एक नोट डाला है
तो उसमें देखिए, हुमायूं की जान बचाने वाले भिश्ती निजाम को हुमायूं जब दोबारा 1555 में गद्दी पर बैठता है तो उसे वो एक दिन का दिल्ली का शासक भी बनाता है। और वो एक दिन का दिल्ली का शासक बनता है और जो है वो भिश्ती निजाम सबसे पहले भारत में चमड़े के सिक्के चलवाता है। दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, मुझे याद नहीं है कौन सी सन में, लेकिन भारत में चमड़े के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए थे, तो भिश्ती निजाम ने चलाए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऊपर भी है जो इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर खान ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी, तो शेरशाह की उपाधि धारण की थी। याद रखना, ये क्वेश्चन बाकी में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। भिश्ती निजाम ने सबसे पहले भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे और इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की गई थी, शेरशाह की उपाधि। ठीक, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को होता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेना जो है कन्नौज के मैदान में मिलती हैं और हुमायूं के साथ जो है उसका भाई हिंदाल अस्करी भी उसके साथ थे। आप कहेंगे कामरान कहाँ गया, तो कामरान जो है हिस्से की वजह से वो अलग हो गया था इन लोगों से और दुश्मनी रखता था। आगे चल के हम देखेंगे कि हुमायूं जो है जब दोबारा से वो उठने की कोशिश करेगा निष्कासित जीवन खत्म करके, तो सबसे पहले वो जो है एक रियासत जीतता है। उसकी दूसरी रियासत जो जीतेगा वो कामरान की रियासत जीतेगा, काबुल और कंधार। काबुल और कंधार कामरान के अधीन थी उन, और उसमें कामरान को हरा देता है वो, काबुल कंधार अपने अधीन कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। हुमायूं, हिंदल और अस्करी ये एक तरफ थे और शेरशाह सूरी एक तरफ था। तो शेरशाह सूरी क्या करता है, अपनी एक कुशल रणनीति से हुमायूं को इस युद्ध में हरा देता है। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हराकर ये तो साबित कर दिया था कि हुमायूं की सेना जो है ज़्यादा ताकतवर नहीं है, मुगल साम्राज्य को जो है दिल्ली से ख़त्म कर सकते हैं। तो शेरशाह सूरी के इसी एक निर्णय से जो है उसने कन्नौज या बलग्राम का युद्ध की एक कन्नौज या बलग्राम के युद्ध की एक पराकाष्ठा उत्पन्न हुई दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, हुमायूं और हिंदाल अस्करी तीनों हार जाते हैं और हुमायूं जो है हार गया और भागकर सिंध चला गया। चौसा के युद्ध में जो है शेरशाह ने आधा उसका साम्राज्य छीन ही लिया था और कन्नौज या बलग्राम के युद्ध से जो है हुमायूं के हारने की वजह से जो है दिल्ली पर शेरशाह सूरी का आधिपत्य हो जाता है और सूरी वंश की स्थापना होती है दिल्ली साम्राज्य पर। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जो है जीतकर जो है आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया उसने और हुमायूं, हिंदाल, अस्करी तीनों भाग गए। कहाँ पे चले गए, कन्नौज, वो तीनों कहाँ चले गए थे, सिंध चले गए। ठीक है, जब हुमायूं कन्नौज या बलग्राम के युद्ध में परास्त हो जाता है उसके बाद वो सिंध चला जाता है, तो हुमायूं का निष्कासित जीवन कैसा रहा। तो शेरशाह से परास्त होकर हुमायूं सिंध चला गया। दूसरा क्वेश्चन है, जब हुमायूं ने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया, जहां हुमायूं ने क्या किया था, 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। तीसरा देखते हैं, इसी समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया, जिससे उसे अकबर जैसे पुत्र का जन्म हुआ था। तो अकबर की माता का क्या नाम था, ध्यान रखना, हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। और अकबर का जो जन्म था वो बीरसाल के अमरकोट में बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये निष्कासित जीवन जी रहा था घुमक्कड़ों जैसा, तो किसी जगह रुक जाता था, किसी अन्य राजमहल में रुकता था, अन्य जगह जगह रुक रहा था, इसलिए घुमक्कड़ कहा गया है इसको। कुछ सालों तक हुमायूं जो है निष्कासित जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद जो है हुमायूं द्वारा पुनः भारत पर विजय। आगे पढ़ते हैं हम, हुमायूं द्वारा पुनः भारत पर विजय। हुमायूं ने ईरान के शाह की सहायता से काबुल व कंधार जीत लिया। काबुल व कंधार किसके अधीन था, ध्यान रखना, इसके भाई कामरान के अधीन था और कामरान के विरुद्ध ही इसने कामरान को ही हरा दिया। 1543 आगे देखते हैं, 1543 में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु से अफगान साम्राज्य विकसित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः राज्य प्राप्त करने का अवसर मिल गया। भाई जब अफगान साम्राज्य जो था विकसित होने लगा तो हुमायूं को जो है एक बार पुनः राज्य प्राप्त करने का अवसर मिला। तो 1554 में हुमायूं ने पेशावर जीत लिया और 1555 में उसने लाहौर को जीत लिया। ठीक है, पेशावर और लाहौर को जीतने के बाद ये पंजाब की ओर बढ़ता है, जिसमें सबसे पहला इसका युद्ध होता है वो था मच्छीवाड़ा का। 12 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका तरफ था हुमायूं और एक तरफ थे नसीब खां और ताता खां।
नसीब खां और तातर खां इस युद्ध में हार जाते हैं और आधा पंजाब जो है हुमायूं के अधीन हो जाता है। ठीक है, सरहिंद का युद्ध देखते हैं। अगला जो युद्ध है वो उसका सरहिंद का युद्ध है। 22 जून 1555 को यह युद्ध होता है। यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य होता है और सिकंदर सूर इसमें हार जाता है। परंतु इसमें जो है हुमायूं सेना का नेतृत्व नहीं कर रहा था। हुमायूं की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां। अगला क्वेश्चन है जैसे कि इस युद्ध में हुमायूं की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बैरम खां ने। इस युद्ध में कौन जीता था? हुमायूं जीता था। और इस युद्ध के तहत उसने पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। इन दोनों युद्धों से उसने क्या किया? पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद। नोट, इन दोनों को जीतकर हुमायूं पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया उसने। आगे क्वेश्चन, 23 जुलाई 1555 के शुभ घड़ी में हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुई। दोस्तों मैंने आगे थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कर्मनाशा नदी के सहारे जो है एक भिस्ती निजाम की सहायता से ये चौसा के युद्ध में भाग गया था। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो उसके 1-2 दिन बाद जो है उसने भिस्ती निजाम को बुलाया और एक दिन का दिल्ली का शासक बना दिया। और उस भिस्ती निजाम ने जो है चमड़े के सिक्के सबसे पहले भारत में चलवाए थे। तो ध्यान रखना किसने सबसे पहले चमड़े के सिक्के चलवाए भारत में? तो भिस्ती निजाम। भिस्ती निजाम कौन था? इसने जो है हुमायूं को भागने में मदद की थी चौसा के युद्ध से, चौसा के मैदान से। ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन के शेर मंडल पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। यदि क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों जिसमें कहा जाए दीन पनाह पुस्तकालय, तो वो भी सही होगा और शेर मंडल पुस्तकालय वो भी सही होगा, क्योंकि दीन पनाह एक भवन था जिसको जो है कई किताबों में जो है दीन पनाह पुस्तकालय लिख दिया गया है, लेकिन वो दीन पनाह पुस्तकालय नहीं था, वो दीन पनाह भवन था। दीन पनाह भवन का जो निर्माण जो है हुमायूं ने इसलिए किया था, अपने दोस्तों के लिए किया था। और दोस्तों के लिए इतना उसने नहीं बनवाया, लेकिन दुश्मनों के लिए अधिक बनवाया उसने। दुश्मनों को दिखाने के लिए अधिक बनवाया था, क्योंकि उसने बहुत पैसा इसमें लगा दिया था, कि एक दुश्मन को मतलब कि जलाने के लिए उसने इस भवन का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना कि 24 जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन के शेर मंडल पुस्तकालय से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। अगर दीन पनाह पुस्तकालय भी आता है तो वो भी आंसर सही होगा और शेर मंडल पुस्तकालय वो भी सही होगा। दोनों एक साथ नहीं आ सकते कभी भी, क्योंकि शेर मंडल पुस्तकालय जो था वो दीन पनाह भवन में ही था, इसलिए दीन पनाह पुस्तकालय भी उसे कहा जाता है। दोस्तों एक इतिहासकार थे लेनपुल, जिन्होंने लिखा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है। दोस्तों यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, इंसान कामिल है, इंसान कमी नहीं, इंसान कामिल। ठीक है, याद रखना दोस्तों, नोट्स आप बना रहे हो तो उसमें इस चीज़ को लिख लेना, इंसान कामिल कहकर संबोधित किया था अबुल फजल ने। किसको? हुमायूं को। हुमायूं अफीम खाने का बहुत शौकीन था। क्या था? हुमायूं अफीम खाने का बहुत शौकीन था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। ठीक है दोस्तों, हुमायूं जो था ज्योतिष में विश्वास करता था और उसने सप्ताह के अलग अलग दिन और अलग अलग कपड़े पहनता था वो, मतलब जैसे कि मान के चलते हैं, हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि सोमवार को काले कपड़े पहनेगा, मंगलवार को लाल पहनेगा, इस तरह से उसने कुछ नियम बनाए थे अपने। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ये क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हुमायूं के टॉपिक में से। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से हम जो है जीएस के सारे टॉपिक्स ख़त्म करेंगे, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और भी जितने भी हैं सब्जेक्ट्स वो सब कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा दें, तो जिससे आपको जल्द से जल्द वीडियो प्राप्त हो सके।